हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 जिस बुक का नाम है दोस्तों स्वतंत्र भारत में राजनीति, और इस बुक के चैप्टर 4 जिसका नाम है दोस्तों भारत में राजनीतिक प्रणाली एवं राजनीतिक दल। ये आपके चैप्टर के बदला हुआ नाम है जो कि दोस्तों न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा गया है। इस चैप्टर का दोस्तों आज हम आखिरी पार्ट करने वाले। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 5 पार्ट ऑलरेडी कर लिया। अगर आपने पहले के सही पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर दोस्तों आपसे देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं 2021 और 22 में जो नया सिलेबस ऐड हुआ है आपके पेपर में, यानी वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में नए ऐड हुए हैं। हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की, हम बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया की, हम बात करेंगे एकात्मवाद की। जी हाँ दोस्तों, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस टॉपिक के सबसे नए टॉपिक, यानी इस चैप्टर के सबसे नया टॉपिक जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। जयप्रकाश नारायण को आप अगर दोस्तों आप कहें तो ये एक गांधीवादी नेता थे। हालांकि जयप्रकाश नारायण 1970 के दशक तक आते आते इन्होंने स्वतंत्र राजनीति से त्याग दे दिया था। बट अचानक से छात्रों के कहने पर जयप्रकाश नारायण ने इस क्रांति में आए, और जयप्रकाश नारायण का कहना था कि अगर इस आंदोलन में अहिंसा होगी तभी मैं इस आंदोलन में शामिल होंगे। यानी उनका कहना था कि जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन में हिंसा किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, और यह आंदोलन बस आंदोलन ना हो, ये एक संपूर्ण आंदोलन हो। इसलिए जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए आंदोलन को हम संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि समग्र क्रांति या संपूर्ण आंदोलन क्या है। तो संपूर्ण क्रांति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो बिहार में आंदोलन चलाया गया या बिहार आंदोलन चलाया गया उसे क्या कहा जाता है, संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। और संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी 1974 में। यहाँ संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी, और जयप्रकाश नारायण को छात्रों द्वारा अपना नेता चुना गया था। यह आंदोलन दोस्तों सिर्फ एक छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये एक ऐसे भ्रष्टाचारी शासन के खिलाफ आंदोलन था, एक ऐसे भ्रष्टाचार शासन के खिलाफ आंदोलन था जो लगातार भ्रष्टाचार किए जा रहे थे। लोगों के बीच असमानता का भाव पैदा किया जा रहा था। लोग समाज में दकियानुसी परंपराओं को बढ़ावा दे रहे थे। छुआछूत, गरीबी, भूखमरी, असमानता लगातार बढ़ रही थी। अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ लगातार भेदभाव किया जाता, और इसी प्रकार इन तमाम चीजों को एक कर जयप्रकाश नारायण द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन को ही समग्र क्रांति के नाम से जाना जाता है। आई होप समग्र क्रांति क्या है आप समझ चुके होंगे। तो जयप्रकाश नारायण का जो समग्र क्रांति है, संपूर्ण क्रांति है दोस्तों, उसमें अगर हम बात करें तो ये जो क्रांति है ये टोटल 7 क्रांतियों का मेल थी। क्या थी? 7 क्रांति। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक का एक समायोजन है, संयोजन। यानी इस क्रांति में राजनीतिक परिवर्तन की बात की जा रही थी, इस क्रांति में सामाजिक परिवर्तन की बात की जा रही, आर्थिक परिवर्तन की बात की गई, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक परिवर्तन की बात की गई। समाज में जो राजनीतिक भेदभाव विद्यमान था, समाज में जो सामाजिक भेदभाव विद्यमान था, समाज में जो वैचारिक भेदभाव विद्यमान था, समाज में जो सांस्कृतिक धार्मिक भेदभाव विद्यमान था, उन सभी भेदभाव के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में बिहार की जनता से कहा था ये आंदोलन कुछ दिन या कुछ समय तक चलने वाला आंदोलन नहीं है, ये एक ऐसा आंदोलन है जो लंबे समय तक चल सकता है, और आपको लंबे समय तक इस आंदोलन में भागीदार बनकर रहना होगा, तभी आंदोलन सफल हो सकता है। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने पूरे तरीके से आंदोलन की बागडोर संभाली और अंततः आंदोलन सफल हुआ। परंतु बाद में इस आंदोलन के बाद जो है पूरी तरीके से भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई, क्योंकि इसी समय दोस्तों गुजरात में भी छात्रों का नव निर्माण आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, और नव निर्माण आंदोलन और समग्र क्रांति के बाद, इन्हीं आंदोलनों के बाद जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई, जिसे भारतीय लोकतंत्र का काला दिन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है,
यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नया टॉपिक है। अब उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है समाज में एक बदलाव लाना जो सर्वोदय के आदर्शों के अनुरूप, यानी सर्वोदय मतलब होता है सबका उदय। इसमें किसी एक जात, एक धर्म, एक लिंग, एक वर्ग के विकास की बात नहीं की, एक वर्ग की समानता की बात नहीं की। सर्वोदय, महात्मा गांधी उस सर्वोदय की बात की जिसकी कल्पना महात्मा गांधी, जो विचार महात्मा गांधी रखा करते थे, उसी विचार को आगे फैलाने का काम, आगे ले जाने का काम किया था जयप्रकाश नारायण ने, जो एक गांधीवादी नेता थे। और इनका मानना था कि समाज में तभी विकास संभव हो पाएगा जब सभी को समानता के सिद्धांत के आधार पर न्याय मिले, किसी भी के साथ किसी भी प्रकार की असमानता ना बरती जाए। और यही आंदोलन दोस्तों समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग इसे बिहार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो नव निर्माण आंदोलन जो 1970 के दशक में गुजरात में शुरू हुआ, 1974 के बिहार में समग्र क्रांति, इन्हीं दोनों आंदोलन के बाद जो है भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। और इंदिरा गांधी जब आपातकाल की घोषणा करती हैं तो उनका कहना था कि एक जना जो हमें कार्य करने नहीं दे रहा, तो एक जना कौन थे? वो एक जना थे जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों ये टॉपिक, नया टॉपिक आपकी क्लास में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संगठनकर्ता कह सकते थे, आरएसएस की विचारधारा पर काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे, बाद में जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, जनसंघ। ठीक है दोस्तों, तो ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, उनकी सोच को ही एकात्म मानववाद के नाम से जाना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी मुगलसराय रेलवे स्टेशन में बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ही मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कंडाला बंदरगाह का नाम भी रख दिया गया है। अब जो कांडला बंदरगाह, तो उसका नाम क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसी प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश, अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे जो है उनका पुरातात्विक संस्थान की स्थापना भी की गई है। बहरहाल हम बात करते हैं एकात्म मानववाद की, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा थी। तो इनके अनुसार क्या था? तो इनके अनुसार इनके दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है, जो एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक प्रतिपादन है जहां मानव विकास का केंद्र माना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद है दोस्तों, उस एकात्म मानववाद में अगर हम बात करें, धर्म को प्रमुखता दी गई है, समग्र भारत की कल्पना की जाती है और समानता की स्थापना की बात की जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मवाद में। ठीक है, इनका जो उद्देश्य है एकात्म मानववाद, वो क्या है कि व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए एक गरिमामय जीवन सुनिश्चित करना, यही एकात्म मानववाद का उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा समग्रता की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो इनके एकात्म मानववाद सिद्धांत थे, चार सिद्धांत क्या है? समग्रता की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता, समाज की स्वायत्ता। ठीक है, ये इनके तीन प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। और अगर हम बात करें दोस्तों तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पश्चिमी पूंजीवाद, व्यक्तिवाद तथा मार्क्सवादी समाजवाद, ये दोनों के घोर विरोधी थे। ठीक है, और ये विचारधारा अगर हम बात करें वर्तमान में आरएसएस, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं, ये विचारधारा वहां से प्रेरित है। और जैसे मैंने आप सभी से कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है बाद में जनसंघ के अध्यक्ष भी बनते हैं 1968 के आसपास। बाद में उनकी हत्या भी कर दी जाती है मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर, जिसलिए वर्तमान में जो है मुगलसराय रेलवे स्टेशन नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया है। दोस्तों इस टॉपिक में, यानी इस पुस्तक में, इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, वो है दोस्तों सामाजिक जो विचारधारा की प्रेरणा है, लोकतांत्रिक समाजवाद की जो प्रेरणा, वो है राम मनोहर लोहिया जी। इस टॉपिक को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। ये दो टॉपिक पूरी तरह से आपके पेपर में आने वाले हैं, तो जहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।